चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? इन द रिलेशनल मॉडल कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनल मॉडल? इज रिलेशनल का मतलब होता है टेबल, ठीक है। टेक्निकल वर्ड में हम इसको रिलेशन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में रिलेशन का मतलब क्या है? टेबल, जहां पे हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, जहां पे हमारे पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो हमारी रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टपल्स बोलते हैं। तो जो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? कार्डिनैलिटी होती है कि आपके टेबल में कितनी टपल्स हैं, मतलब कितनी रोज है, दैट इज नोन एज कार्डिनैलिटी। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? नंबर ऑफ टपल्स। लेकिन गाइस आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपसे पूछ ले कि यार आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं, तो उनका जो काउंट है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो जैसे आपको बोल दें कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिग्री। कि जैसे आपके टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज द डिग्री? 5। और आपके टेबल में 10 रोज है, तो आप क्या बोल सकते हो? कार्डिनैलिटी क्या है? 10। तो ये सिंपल सा मतलब है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन रिलेशनल कैलकुलस इज। देखो गाइज हमारे पास जब भी हम डीबीएमएस में बात करते हैं ना, हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस के बारे में बात होती है, रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में बात होती है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल के बारे में बात होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे गाइस जो रिलेशनल कैलकुलस है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल दो कैटेगरी है। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, दोनों चीजें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड है। मतलब हमारी लैंग्वेज हमें हेल्प करती है ये बताने में कि भैया करना क्या है और कैसे करना है, दोनों चीजें डिफाइंड है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल मतलब हमें करना क्या है वो चीज तो हमें पता लग जाएगा, बट कैसे करना है, कैसे वो चीज हो रही है, ये चीज हमें, उसका जो प्रोसीजर है वो हमारे पास नहीं होता। तो ये होती है आपकी नॉन प्रोसीजरल। तो जो आपकी कैलकुलस है, जिसके अंदर आपका टपल कैलकुलस आ जाती है, डोमेन कैलकुलस आ जाती है, दो लैंग्वेज, वो सारी क्या है? नॉन प्रोसीजरल। और जो आपका रिलेशनल अलजेब्रा है, इसके अलावा एसक्यूएल है, दैट इज नोन एज प्रोसीजरल। बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो इसको नोट कर लेना। देन व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट। व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट का मतलब क्या है? कि आपका जो डेटाबेस है, आप जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप लेट्स से इंडियन रेलवेज की वेबसाइट को ओपन किया, या लेट्स से आपने फ्लिपकार्ट को ओपन किया, अमेजोन को ओपन किया, तो आपको एक व्यू दिखता है, आपको चीजें उसमें विजिबल है। जैसे आपने अमेजोन को ओपन किया तो आपको वहां पे दिखाता है कि आपको शूज परचेज करने हैं, एप्पल परचेज करने हैं, कुछ भी आपको वहां पे, तो आपको बहुत सारी आइटम्स वहां पे दिख रही है। तो जो एक व्यू है ना, that is what known as, that view is actually what, a conceptual view। उस व्यू को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से कॉन्सेप्चुअल व्यू। व्यू का मतलब क्या है गाइस? कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर लाइक टेबल्स है, रिलेशंस है, उनके अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, व्यूज है, सिनोनिम्स है, लेकिन उन सारों के एक व्यू को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल व्यू। उस व्यू को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेप्चुअल व्यू। इसके अलावा हमारे पास एक तरह से क्या होता है कि ये सारी चीजें जो है फिजिकली हमारे पास स्टोर्ड है, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्चुअल, एक लॉजिकल स्कीमा बनाना बहुत जरूरी है। लॉजिकल स्कीमा में सारी चीजें डिफाइंड होती है कि आपने टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया है, उस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, कीज कौन कौन सी है, उन टेबल्स का आपस में रिलेशन कैसे है, वो एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। और उसको हम एज ए कॉन्सेप्चुअल व्यू की तरह देखते हैं, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द रिलेशनल अलजेब्रा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका रिलेशनल अलजेब्रा में भी, एसक्यूएल में भी, दोनों जगह ही आ जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपके पास दोनों जगह, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास लेफ्ट साइड में भी कोई चाहिए, राइट साइड में भी कोई चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? बाइनरी ऑपरेटर होगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको कि लेट्स से अगर आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में x नंबर ऑफ टपल्स है, और दूसरा टेबल है उसके अंदर y नंबर ऑफ टपल्स है, टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें x है उसमें y है, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट कितनी हो जाएंगी? xy। ये क्वेश्चन गाइस बहुत पॉपुलर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। देन डीएमएल, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, डीक्यूएल,
ये सारी जो आपकी कैटेगराइजेशन है ना गाइस, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरी एसक्यूएल की कमांड्स को कैटेगराइज किया है कि डीएमएल क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी आती है, डीसीएल क्या है, कौन कौन सी आती है, डीडीएल क्या है, कौन कौन सी आती है, एक ट्रांजैक्शनल क्वेरी लैंग्वेज है T12, उसमें क्या है, वो उसके अंदर कौन कौन सी आती है, क्योंकि आपको पूछ लेते हैं जैसे आप जाते हैं क्वेश्चन कि ट्रंकेट इज नॉट अ या ट्रंकेट इज अ डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड क्या है, इस तरीके से आपको पूछ लेते हैं। अपडेट किसके अंदर आती है, कमिट किसके अंदर आती है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। दूसरा, डीएमएल का पर्पस क्या है, डीएमएल इज अ डेटा मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि आपको डेटा में कुछ चेंज करना है या आपको डेटा में से कुछ निकालना है, कुछ प्रोसेस करना है डेटा के ऊपर, डेटा के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ नहीं करना। जब भी हम स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ करते हैं तो वो होता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन, मतलब टेबल की स्ट्रक्चर को, टेबल के अंदर कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, टेबल के अंदर कोई एट्रीब्यूट का नाम चेंज करना है। जब भी हम स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज करते हैं, डीडीएल, और जब भी हम डेटा के अंदर चेंज करते हैं, दैट इज डीएमएल। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हो ऑप्शन सी। देन एज क्लॉज, ये गाइस एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे क्लॉज हम यूज करते हैं, जैसे लाइक है, एज है, डिस्टिंक्ट है, इसके अलावा ऑर्डर बाय है, ग्रुप बाय है, हैविंग है, एग्रीगेट फंक्शंस है। ये गाइस आपको ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, ये जो सुपर 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन टॉप 30 में जो ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 30 नहीं मैं कवर कर रहा, इसमें मैं आपके 300 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ एक्चुअल में। क्योंकि जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना, उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन के अंदर 10-10 क्वेश्चंस जो है वो उसके आंसर मिलेंगे। जैसे ये देखो, एज क्लॉज, मतलब जो बाकी के मैंने क्लॉज आपको बता दी उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। देन एज क्लॉज का पर्पस यहाँ पे क्या होता है, ये यूज होता है एलियास के लिए, मतलब नाम चेंज करने के लिए, ठीक है। तो नाम चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं रीनेम। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट नेम as student name, as student name from टेबल, ठीक है। आपने कोई भी टेबल लिया, उसमें से आपने लिख दिया सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट। तो जब ये डेटा आपको शो होगा ना, जब ये आपको डेटा शो होगा, तो उसमें जो ये एट्रीब्यूट का नाम, उस ऊपर एट्रीब्यूट का नाम क्या आएगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि आपका टेबल में चाहे वो एज ए नेम सेव्ड हो, लेकिन जब हम उसको किस नाम से दिखाना चाहते हैं, हम डेटाबेस में किस नाम से दिखाना चाहते हैं, वो आपका बन जाएगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। आप कुछ भी, जैसे उर्फ, हम हिंदी में बोल देते हैं उर्फ, तो ये उर्फ वाला काम है। जैसे गोविंदा उर्फ राजा बाबू, तो आपने ये जो उर्फ लगाया, दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ फ्री नेम। लेकिन ये डेटाबेस में परमानेंटली सेव नहीं करता, ये सिर्फ क्वेरी की आउटपुट को दिखाने के लिए, आप उसको क्या दिखाना चाहते हो, तो जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काम करता है। लेकिन क्वेरी में, मतलब आपके जो डेटाबेस में, वो एज इट इज पुराना नाम ही सेव रहेगा, ठीक है। ये टेम्परेरली एक बार दिखाने के लिए। देन ओडीबीसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओडीबीसी क्या होता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक स्टैंडर्ड एपीआई है। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का पर्पस क्या है, ये आपको मैं बता दूं, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अर्ली 90s के टाइम पे डिजाइन किया था। बेसिकली ये क्या करता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है डेटाबेस से। देखो, आप आज के टाइम पे इतनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज कर रहे हो, बहुत सारे, जो आप सारा कुछ काम आजकल ऑनलाइन ही है। तो हमें करना क्या है, आपने फ्रंट एंड पे एक ऐप बनाई, एप्लीकेशन मतलब काइंड ऑफ फ्रंट एंड आपने बनाया, उस फ्रंट एंड को आपको बैक एंड से डेटाबेस से कनेक्ट करना जरूरी है। जैसे जोमेटो में गए, अब आपको, आपने सर्च कर लिया कि मुझे इससे, इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना है, तो आपने सर्च किया, यार बैकएंड पे वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा तभी तो आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर जाएगा। ऐसे ही अगर आप ओला उबर पे जा रहे हैं, तो वहां भी हर एक एप्लीकेशन को डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी जरूरी है। तो उसके लिए हम जो है, जैसे विंडोज वाली सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और नॉन विंडोज के केस में हमारे पास होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, दैट इज जेडीबीसी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस जो है, वो हम कितने लेवल्स में देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लेवल्स में बहुत अच्छे से पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास सबसे पहले होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लेवल जो, जिसको बोल देते हैं व्यू, जहां पे सारे यूजर्स जो है वो बैठे हैं। देन हमारे पास मिड में होता है
कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेवल भी बोल देते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या होता है, इंटरनल लेवल, या इसको फिजिकल लेवल भी बोल देते हैं, क्योंकि सारा का सारा डेटाबेस आपका कैसे स्टोर किया है वो सारा का सारा इसको पता है। तो ये इंटरनल बताता है कि हाउ द डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड, किस डिस्क में कहां पे स्टोर किया है, ये सारा कुछ ये बताता है। लेकिन डेटाबेस को क्या मतलब आपके डेटाबेस में है क्या, व्हाट इज एक्चुअली इन योर डेटाबेस, तो वो बताता है आपका कॉन्सेप्चुअल, कितने टेबल्स है, टेबल्स के अंदर क्या है, कौन सी एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या चीजें है, साइज क्या है, वो सारा एक कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, लॉजिकल व्यू। और यूजर को क्या दिख रहा है, अब यूजर भी अलग अलग होते हैं। एक होता है नेव यूजर, जिसको कुछ भी नहीं पता, अनएक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ बंदा है, जैसे हम लोग मैक्सिमम नेव यूजर्स होते हैं। तो एक हम नेव यूजर्स को क्या दिखाना है, ऐसी डेटाबेस मैनेजर है उसको हमें क्या शो करना है, अगर कंपनी का कोई सीईओ है तो उसको हमें क्या शो करना है, तो बेस्ड ऑन देयर प्रिविलेज कि उस बंदे के राइट्स क्या है, हम उसको एक पर्टिकुलर डेटा सेट दिखाते हैं, हम उसको सारे ऑथराइजेशन नहीं देते सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये एक्सटर्नल व्यू हेल्प करता है। तो 3 लेवल में हम लोग इसको यूज करते हैं। देन इन अ रिलेशनल मॉडल, रिलेशन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो देखो ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आपको उसी फॉर्म में आ जाते हैं, तो टेबल्स जो है इसका आंसर। देन डेटाबेस स्कीमा, ये देखो आ गया ना स्कीमा। जब भी हम स्कीमा की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर और स्कीमा की फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन, जिसमें हम क्रिएट करते हैं। जैसे आपको टेबल क्रिएट करना है, व्यू क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, ड्रॉप करना है, तो ये सारे जो है ट्रंकेट करना है, तो ये सारे के सारे आपके डीडीएल के अंदर आ जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और मैं आपको ऐड कर दूं, तो ये गाइस जो आपके व्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये जो व्यू वाला 3 व्यूज आपके पास आ गए, या आप कह सकते हो 3 लेवल्स आ गए, नॉट व्यू, आप 3 लेवल्स जो है वो देखते हो। ये जो 3 लेवल्स है ना, इनके बीच में एक इंडिपेंडेंस होती है, डेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, एक होती है जैसे फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस जो होती है वो इस लेवल में होती है, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ इस जगह पे, इस जगह पे होती है फिजिकल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपने लेट से हार्ड डिस्क में कुछ चेंज किया, आपने डेटाबेस की लोकेशन को कुछ चेंज किया, तो उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्चुअल व्यू में कुछ गड़बड़ होगी, नहीं। और ऐसी एक होती है लॉजिकल इंडिपेंडेंस, वो होती है यहाँ पे, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं यहाँ पे। लॉजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपने डेटाबेस के अंदर लेट्स से कोई टेबल था, उस टेबल में आपने कुछ ऐड किया या कुछ रिमूव किया या कुछ साइज चेंज किया, तो एक्सटर्नल व्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे देखो आप रोज इतनी वेबसाइट्स को डेली ओपन करते हैं, उस आपको पता है कि बैकएंड पे डेटाबेस किस तरीके से स्टोर्ड है। जैसे गूगल की अगर हम बात करें तो वो बिग टेबल टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो हमें पता ही नहीं है कि यार वो डेटा किस फॉर्म में कैसे स्टोर है, हमें तो जस्ट अपनी क्वेरी डालनी है, आंसर निकालना है। लेकिन बैकएंड पे इतना बड़ा प्रोसेस है, वो रोज की रोज कोई ना कोई साइज को चेंज करेंगे, किसी ना किसी डिस्क के अंदर कुछ चेंज करेंगे, कोई डिस्क खराब होगी तो उसकी जगह हार्ड डिस्क नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है, ये भी नोट कर लेना, देखा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सुपर 30 में सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, 300 से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देन इन द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, एक्सटर्नल लेवल इज, एक्सटर्नल लेवल का मतलब क्या होता है, हमारा व्यू लेवल, जो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन यूजर, कि यार किस टाइप का यूजर है, हमें वो दिखाना। जैसे स्टूडेंट डेटाबेस है, अब स्टूडेंट के डेटाबेस में मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट सिर्फ अपने मार्क्स देख सके, चेंज ना कर सके। फैकल्टी के केस में हम कह सकते हैं कि वो मार्क्स को चेंज कर सकता है। तो बेस्ड ऑन कि उसका पर्पस क्या है, उसका एक तरह से राइट क्या है, हम उसको उतना ही डेटा जो है वो शो करवाते हैं। दैट इज अ व्यू। Then, an entry set that does not have sufficient attribute to form a primary key, ये भी आ जाता है जी आपका ईआर मॉडल में। कॉन्सेप्ट आता है वीक एंटिटी सेट का। वीक एंटिटी सेट मतलब एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जिसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट ही नहीं है जो यूनिक हो, जिसको हम प्राइमरी की, कैंडिडेट की बोल सके, मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट नॉन यूनिक काइंड ऑफ है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं वीक एंटिटी। ठीक है, तो इसको इसको हमें सॉल्व करने के लिए ना इसका एक ऑनर एंटिटी होना जरूरी है। ठीक है, ये अपने आप में एक चाइल्ड एंटिटी है, इसका एक पेरेंट एंटिटी, ऑनर एंटिटी होना जरूरी है, तब जाके जो है वो कहीं ना कहीं सरवाइव करेगा, अदरवाइज वो डेटाबेस में सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर डेटाबेस में, हर टेबल में कोई ना कोई यूनिक जो है वो चीज होनी चाहिए। या तो आप इस टेबल में
नया एक एट्रीब्यूट ऐसा ऐड कर दो, जैसे सीरियल नंबर डाल दो जो कि यूनिक हो, तब वो ठीक हो जाएगा। देन इन हेरारिकल मॉडल, ये जो हेरारिकल मॉडल हो गया, नेटवर्क मॉडल हो गया, इन मॉडल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रिकॉर्ड जो है वो हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्री की फॉर्म में। नेक्स्ट में इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ईआर डायग्राम के अंदर गाइस जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्लिप्स में। ठीक है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एक्लिप्स में। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं एट्रीब्यूट्स के अलावा कीज का, कि कैसे हमने कीज को रिप्रेजेंट करना है, एंटिटी को, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा एट्रीब्यूट्स में भी आ जाता है कि आपका जो की वाला एट्रीब्यूट है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट को कैसे करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। देन रिलेशनल अलजेब्रा इज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रोसीजरल लैंग्वेज। रिलेशनल अलजेब्रा इज व्हाट, इट इज अ प्रोसीजरल की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, कौन सी की है जो रिलेशनशिप बनाती है बिटवीन टू टेबल्स, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन की। फॉरेन की का काम ही यही है कि दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना। तो एक टेबल में आपकी प्राइमरी की होगी, ठीक है, दूसरे टेबल में एक की होगा, या आप कह सकते हो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो इस प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की से ही रेफरेंस लेती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हेल्प भी करती है। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वही बाइनरी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एक ही बात है, बाइनरी ऑपरेटर जो है, क्योंकि दो इसमें चाहिए वैल्यूज, तभी आप मल्टीप्लाई करोगे। देन एन इंस्टांस ऑफ रिलेशनल स्कीमा आर, मतलब एक टेबल है आर, उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स है एबीसी, हैज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ ए इंक्लूडिंग नल वैल्यू, मतलब ए जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज को कंटेन किया हुआ है, लेकिन उसमें नल भी है। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। प्राइमरी की नहीं हो सकती, बट इट इज अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट इज कंसीडर द ज्वाइन ऑफ रिलेशन आर विद रिलेशन एस, और ये आर के अंदर अगर m नंबर ऑफ टपल्स है, एस के अंदर n नंबर ऑफ टपल्स है, तो अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितनी टपल्स हो जाएंगी, ऑब्वियसली मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, m इंटू n टपल्स हो जाएंगी, क्योंकि पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसके बाद ज्वाइन में हम कोई कंडीशन लगाते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम टपल्स कितनी हो सकती हैं, m इंटू n। देन अगर यहाँ पे मुझे डेटाबेस में जब भी अपडेट करना है, मतलब कुछ भी नाम चेंज करना है, कुछ भी वैल्यू चेंज करनी है, तो जैसे इस क्वेश्चन में कुमार से शर्मा में चेंज करना है लास्ट नेम, ठीक है, तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, अपडेट कमांड को। मॉडिफाई इज नॉट अ कमांड, इट इज अ कीवर्ड, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू शर्मा, जिसमें हमें करना है और कहां पे करना है वो चीज, तो इसीलिए वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू कुमार, तो इसीलिए आंसर इसका क्या बनेगा, डी। Next is dash is a virtual table that draws its data from the result of SQL select statement. ये होता है बेसिकली गाइस व्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू। व्यू के अंदर जो है इसको हम वर्चुअल टेबल बोलते हैं। ये बिल्कुल टेबल की तरह दिखता है, बट ये टेबल की तरह डेटाबेस में स्टोर नहीं होता। सिर्फ हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड में जो भी हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम इसको बनाते कैसे, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज, कुछ भी, जैसे हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल, तो होगा क्या कि टेबल से जो चीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उसको एज ए व्यू दिखा देगा। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम डेटाबेस का एक्सेस ना दें, उसमें से हमने एक व्यू बना के उसका एक्सेस दे दिया। देन मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन, की का कॉन्सेप्ट जब भी गाइस हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हैशिंग के केस में। हैशिंग के केस में हम करते क्या है, डेटा को स्टोर करने के पहले उसको की, जैसे के मॉड हैश फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं, के मॉड एन, के मॉड 10, उस हैश फंक्शन के थ्रू हम डेटाबेस को पहले स्टोर करते हैं, फिर जब एक्सेस करते हैं तब भी हम उसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसलिए अब तक का सबसे फास्टेस्ट मेथड है, एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेता है डेटा को सर्च करने में, ठीक है। तो ये हैशिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिथम में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देन अ टेबल ज्वाइंट विद इटसेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। जब हम एक टेबल को खुद से ज्वाइन करते हैं वो होता है सेल्फ ज्वाइन। इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, वैसे तो बहुत अच्छे से मैंने चैनल पे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से बोलूं, जैसे एक टेबल है,
टेबल के अंदर लेट्स से स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स के डेटा में कॉलम है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का एज, ईच एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ एक कॉलम है उसमें मॉनिटर। तो देखो स्टूडेंट्स भी है, उन्हीं स्टूडेंट में से कुछ मॉनिटर भी होंगे। तो जो स्टूडेंट मॉनिटर भी है, अगर मुझे ये चीज पता लगानी हो तो मुझे उस टेबल को खुद से ज्वाइन करना पड़ेगा, तब मुझे पता लगेगा कि वो वाला बंदा जो स्टूडेंट भी है और मॉनिटर भी है। तो इस तरीके से हमें जब खुद के टेबल को खुद के साथ ज्वाइन करना पड़ता है, दैट इज अ सेल। डैश डेटा टाइप कैन बी स्टोर। देखो अभी तक हम स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर ही बात कर रहे थे, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर गाइस आजकल बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की वजह से आपके बिग डेटा के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, नो सीक्वल के ऊपर। तो इन ट्रेंड्स, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी आपको बेसिक बेसिक पता हो। तो कौन सा डेटा टाइप हम यूज करते हैं? रो। इसका साइज होता है 2000 बाइट। रो के अलावा क्लॉब है, लॉब है, ब्लॉब है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इनको भी हम जो है वो यूज करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। देन विच टू फाइल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस ऑफ डीबीएमएस। जब भी हम डीबीएमएस के ऊपर काम करते हैं तो एक तो हमें मेटा डेटा चाहिए होता है, डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा डिक्शनरी। दूसरा ट्रांजैक्शन लॉग, मतलब उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं। लॉग क्या होता है? जो जो काम हम कर रहे हैं उसका पूरा एक सीक्वेंस जो है वो उसमें स्टोर होता है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन लॉग। नेक्स्ट इज लेट अ रिलेशन आर हैविंग एट्रीब्यूट ए बी सी। तीन एट्रीब्यूट है ए बी सी। ए इज अ कैंडिडेट की, देन हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी काफी आता है एग्जाम के अंदर। मतलब तीन एट्रीब्यूट्स है ए बी सी। अब आपको पता है सुपर की क्या होता है? एक तरह से सुपर सेट, कि अगर मेरे सेट में तीन वैल्यूज है तो सुपर सेट में 2 रेज टू पावर 3 8 वैल्यूज होंगी। लेकिन कैंडिडेट की जो है वो क्या है? ए है। तो सुपर की आपको पता है इट इज अ मिनिमल कैंडिडेट की, मतलब सुपर की में कैंडिडेट की तो होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी ऐड कर दो। तो यानी ए कैंडिडेट की भी है, सुपर की भी है, लेकिन इसके साथ में कुछ भी ऐड कर दूं, जैसे ए के साथ में बी ऐड कर दूं, तो ये कैंडिडेट की नहीं है, ये अब सुपर की बन गई। ए के साथ में सी ऐड कर दूं तो ये भी सुपर की है। ए के साथ में बी और सी तीन दोनों ऐड कर दूं, ये भी सुपर की है। तो कहने का मतलब क्या है? ए होना चाहिए साथ में कुछ भी। तो अगर मेरे पास सुपर सेट में 2 रेज टू पावर n है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने एक एलिमेंट फिक्स कर दिया कि ए तो होना चाहिए, तो यानी 2 रेज टू पावर 2 4 सुपर कीज आएंगी। और इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और ये चारों मैंने आपको लिख के भी दिखा दी है, ये वाली, ठीक है। तो ये चारों जो है वो सुपर की। अब आपको इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस भी आ सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे भी बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। देन द सिनोनिम ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है? कि नॉलेज डेटा, कोई इंपॉर्टेंट डेटा निकालना किसी रॉ डेटाबेस में से। डेटाबेस में आपके पास रॉ है, जैसे खदान होती है ना, खदानों में जो है वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो मिनरल्स एज इट इज नहीं निकलते, वो रॉ में निकलते हैं, कच्चा। एक तरह से आप कह सकते हो कच्चा जो है वो सामान निकलता है, उसको फिर बाद में प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके वो एक नॉलेज डिस्कवरी, नॉलेज बनता है जिसमें से हमें कुछ यूजफुल चीजें मिले। सो दैट इज अ नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ईटीएल होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में अब इनके ऊपर क्वेश्चन आने लग गए। जैसे ओलैप है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओलैप, ओएलटीपी, ये भी आपको पूछने लग गए हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा? बिग डेटा जो है मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा है, वेलोसिटी, वेराइटी, वीज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका जो बिग डेटा का जो फ्रेमवर्क है ना, उसमें मैप रेड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एचडीएफएस, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। तो ये सारे के सारे जो है वो इसका कंपोनेंट है। मैप रेड्यूस का काम होता है कि मैप करना, एक तरह से डिवाइड एंड कॉन्कर वाला काम है, अलग अलग जगह पे डेटा को, या जो जॉब है उसको आगे आगे पास करना, कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, और फिर सारे डेटा को रिड्यूस करके, सारे आउटपुट्स को रिड्यूस करके हम एक आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। एचडीएफएस फाइल सिस्टम है, बिग डेटा के अंदर हम यूज करते हैं हडूप के अंदर। यान भी एक तरह से मैनेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा इसमें हाइव है, उजी है, ठीक है, जू कीपर है, बहुत सारे इसके अंदर पिग है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, उनकी फंक्शनैलिटीज आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंपलेस्ट नो सीक्वल डेटा? नो सीक्वल का मतलब क्या है? नॉट ओनली एसक्यूएल। और इसके अंदर हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड भी होता है, वाइड कॉलम भी होता है, ग्राफ बेस्ड भी होता है, की वैल्यू भी है। चार तरीके से है, की वैल्यू भी है, डॉक्यूमेंट भी है, वाइड कॉलम भी है,
और एक ग्राफ बेस्ड भी होता है जिसमें हम रोज एंड आपका वर्टेक्स और एजेस की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो है वो है की वैल्यू पेयर, जिसमें हम डेटा कीज और वैल्यूज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। Then, which of the following is a special kind of stored procedure that automatically execute when an event occur in the database like insertion, deletion, updation? गाइस एसक्यूएल के अलावा ना थोड़ा बहुत आपको पीएल एसक्यूएल के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो इसके अंदर हमारे पास एक होता है ट्रिगर्स। वैसे तो प्रोसीजर, फंक्शन, कर्सर ये सारे के सारे पीएलएसक्यूएल में आते हैं, लेकिन ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक मतलब हमने उसको स्टोर कर दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब एक पर्टिकुलर इवेंट ओकर होगा। जैसे आपने क्या किया कि एक टेबल से डेटा को आप जब डिलीट करोगे, आप चाहते हो कि उसको जो भी हम डिलीट कर रहे हैं वो एक बैकअप टेबल में स्टोर हो जाए। तो यानी वो ट्रिगर कब फायर होगा, जब आप उस टेबल से कुछ डिलीट करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप डिलीट करोगे ट्रिगर फायर होगा, और वो रो जो डिलीट हो रही है वो बैकअप टेबल में स्टोर हो जाएगी और मेन टेबल से डिलीट हो जाएगी। तो एक तरह से ट्रिगर का एग्जांपल है। वैसे तो बहुत अच्छे से मैंने ये कॉन्सेप्ट्स को चैनल की प्लेलिस्ट पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन सुपर 30 क्वेश्चंस में आपको ये पता लग रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पॉपुलर है एग्जाम के लिए। थैंक यू।